वही चेहरे पेट्रोल की कीमत में होने वाले तारीखी 60 रुपए इजाफे को दुरुस्त साबित करने के लिए जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि इश्तिहारात की इतनी भरमार कर दी गई हमारे इदारे पर कि हम अब ये काम कर ही नहीं सकते। जो आज़ादाना बोलते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकेगा। मेरी उम्र के इस हिस्से में मैं शदीद तकलीफ और अजियत से देख रहा हूँ। हम समझते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाकी सब कुछ करती रहेगी, हम उसकी सियासी मामलात में मुदाखलत के हमेशा खिलाफ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो एक पेज पर हैं या धड़े बन चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे की, महंगाई की दुहाई की, मईशत नहीं सियासत अहम, इस जैसी बेहिसी की भी बात, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को दी गई 1 हफ्ते की मोहलत का जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं पेट्रोल की कीमत में होने वाले तारीखी इजाफे से। और ये इजाफा दरअसल पुराने पाकिस्तान का तोहफा है या फिर अवाम का नौहा है। वो पीडीएम जमातें जिन्हें अपनी तजर्बाकारी पर नाज था, जो पीटीआई दौर में 2-3 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर आसमान सर पर उठा लिया करती थीं, जिनकी नजर में यह इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा करार पाता था। सितम देखिए क्या वही जमातें, वही चेहरे पेट्रोल की कीमत में होने वाले तारीखी 60 रुपए इजाफे को दुरुस्त साबित करने के लिए जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया नहीं इनके चेहरों पर। बेशर्मी देखिए कि अपनी नालायकी नाअहली का एतराफ करने की बजाय इस फैसले के दिफा के लिए झूठी तावीलें घड़ रहे हैं। आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अवाम के लिए इसमें कोई खुशखबरी नहीं थी, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम बल्कि ड्रामेबाजियां ज्यादा लग रही थी। एक तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ने का गम और दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की तरफ से की जाने वाली नौटंकी देखकर सच पूछिए लोगों का खून खौल रहा था। आप अंदाजा करें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की तरफ से की गई। मौसूफा की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदफ तनकीद या टारगेट क्या था? तहरीक इंसाफ के बुनेर जलसे में चलाए जाने वाले नगमे, जी हाँ नगमे, अब यह हाल हो गया है, जिसकी इन्होंने मनमानी तशरीह करने की कोशिश भी की। मैं कहता हूं बहुत गंदी और भोंडी कोशिश है अपनी नालायकी और नाअहली से अवाम की तवज्जो हटाने की। बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर मैं हुकूमत से ये अर्ज करूं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ कर जाएं, लेकिन इनके खून पसीने से इकट्ठे किए गए टैक्स के पैसों से ऐसी बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनके जख्मों पर नमक ना छिड़कें। वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे तुर्की पर करोड़ों रुपए के इश्तिहार हलाल हैं और पीटीआई के जलसे में चलाए जाने वाले नगमे हराम। अवाम अब बाशऊर हैं, इन्हें खुद फैसला करने दें। ये 2 नंबरियां अब नहीं चलेंगी। आप अंदाजा करें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से भी की गई। उम्मीद थी कि अवामी मसाइल पर बात होगी, मगर वहां भी सियासत का नंगा नाच दिखाई दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल बम से जख्मी अवाम की बात नहीं की गई, बल्कि इमरान खान के बयान के खिलाफ रैलियां निकालने का ऐलान किया गया। क्या अब पीपल्स पार्टी को महंगाई के मारे नजर नहीं आते, या इनकी आंखों पर वजारतों की पट्टी बांध दी गई है? किस नहज पर लेकर जा रहे हैं ये इस मुल्क को? सारा मलबा अब भी पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं। सादा सवाल यह है कि आपको हालात का अंदाजा था तो फिर पंगा क्यों लिया? क्यों अच्छी भली हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग का चक्कर चलाकर चलता किया? गिरने देते उसे खुद अपने बोझ से, महंगाई के रोग से। अब ये राग छेड़ा है तो फिर इसका मजा भी खुद लें। अब जमाना बदल चुका है। आप माजी में क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं पब्लिक सब जानती है। क्या हुकूमत इसे समझेगी या फिर पुराने पाकिस्तान के मुगालते में गलतियों पर गलतियां करती जाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे पेट्रोल की कीमत के असरात पर बात। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, आज एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का अजीब दिन है, कई दिहाइयाँ सहाफ़त में गुजारी। उन्होंने कहा कि आज जो हम पेट्रोल के हवाले से पूरी तफसील और फिर क्या क्या चीज़ें महंगी होगी इसके बारे में सारा कुछ डिटेल होती है, तो वो हमें उस पर काम करना होता है, अखबार के लिए, टीवी के लिए, क्योंकि जिस इदारे में वो काम करते हैं उनके पास अखबार भी है, टीवी भी है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि हमें कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो मैं उस तकलीफ से तो नहीं गुजरा के बताता अवाम के साथ क्या कुछ होने वाला है, पेट्रोल के बाद क्या क्या महंगा होगा, ये सब कुछ। लेकिन पता ये चला कि इश्तिहारात की इतनी भरमार कर दी गई हमारे इदारे पर कि हम अब ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये जिस तरह से परवाह नहीं है, फिर 60 रुपये बढ़ा दी कीमत, उनको पता है कि सारे इदारे हमने कंट्रोल कर लिए हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा।
शुक्रिया उसामा। सब कुछ कंट्रोल हो गया, लेकिन आपको, हमें और लोग जो आज़ादाना बोलते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकेगा। और हमें जो भी बात करनी है उसके कहने से हमें ना तो वो रोक सकते हैं और ना ये रोक सकते हैं, और ना जो ट्रक पर चढ़े हुए हैं वो रोक सकते हैं, ना कंटेनर वाले रोक सकते हैं, ना जो ऐवानों में बैठे हैं वो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ इंसान की ग्रोथ जो है बहुत सुस्त रफ्तारी से होती है, और इंसान का बच्चा जो है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में चलना या बोलना शुरू करता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो फ़ौरन पैदा होते ही उठकर चलना शुरू कर देते हैं। तो बेशर्मी और बेहयाई जो है, इसकी उम्र 3.5 साल हो गई है, चूँकि वो बहुत पहले पैदा हो गई थी, और नालायकी और नाअहली भी बहुत पहले पैदा हो गई थी, 3-4 साल पहले। और उसने अब ग्रो करते करते इस मंजिल पर पहुंच गई है कि अब उसको और कुछ नज़र नहीं आता है, ना बेशर्मी को कुछ नज़र आता है, ना बेहयाई को उम्र होती है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ चुकी है। और ये तसलसल है जो हो चुका था। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नहीं है बेशर्मी, अब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेहयाई नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नालायकी नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता कि नाअहली नहीं है, हाँ अब है। लेकिन ये तसलसल है पिछली नालायकी का, पिछली नाअहली का, और पिछली जो है वो बेशर्मी और बेहयाई का, जो इस मुल्क के अवाम भुगत रहे हैं इनके आने के बाद से। जो पिछले थे और जो नया पाकिस्तान बना रहे थे उनके बाद से, उनने सबसे पहले क्या काम किया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, और उन्होंने तमाम पोजीशन को टारगेट किया और सब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब तक उनके खिलाफ कोई साबित नहीं कर सके। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की मुल्क के अंदर, और अब जलसे जुलूस हैं। अब जो है एक नीम मुर्दा माइशत जो सड़क पर पड़ी हुई है, उसको पाकिस्तान को दबोने के लिए अब जो है ये मुहिम जोई हो रही है कि जलसे और जुलूस हो रहे हैं। और हम जो है आखिरी तान के तौर पर ख़ुद कह चुके हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ना करे कि वो देना है कि जी पाकिस्तान या तो फ़ौज ख़त्म हो जाएगी, या पाकिस्तान टूट जाएगा, या एटमी असासे छीन लिए जाएंगे, जो बातें की हैं और हमारे चैनल पर चली हैं ये सारी बातें। लेकिन उसकी बुनियाद, उन हालात को पैदा करने की बुनियाद खुद वो उन्होंने रखी है जो ये सारी बातें कर रहे थे। 3.5 साल की बर्बादी जो है उसके खंडरात पर ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने नहीं संभाला है। लेकिन जी, मैं अगर कोई भी शख्स मुहब्बत वतन होता तो उस सूरत हाल में सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाता कि भाई ये डूब रहा है और हम इस पर जाकर बैठेंगे तो मुल्क भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। लेकिन वो छलांग मार कर जाकर बैठ गए। अपने आप को बचा सकते थे, बचा लेना चाहिए था। और ये मसला सिर्फ एक इक़्तिदार के लेने या छीनने का नहीं था। मसला ये था कि पाकिस्तान इनके अपने दौर में, फिर आखिर में जो इन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता रहा है, और 1 साल 1.5 साल पहले सूरत हाल थी कि 0 पर मिल रहा था, लोग कहते आओ और उठा कर ले जाओ। यहाँ इन्होंने बैन कर दिया था, हमारे खाने आज़म ने बैन कर दिया कि नहीं हम पेट्रोल नहीं मंगवाएंगे, और ऐसे हालात में नहीं मंगाएंगे जब मुफ्त में मिल रहा था। जो कहते थे यार आकर उठा कर ले जाओ, नहीं ले रहे थे। अच्छा। और फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ाई जाती रही हैं, नाकामी और नाअहली जो हर जगह पर थी। IMF के प्रोग्राम में जाने पर ख़ुदकुशी का ऐलान करके फिर उसमें चले गए, और अब उसमें रुखने डालने के लिए इन्होंने कहा कि कीमतें जाम कर दो। ये सारा कुछ इनके दौर में हुआ है। अच्छा। और फिर अब जो है जी, बदतरीन सूरत हाल ये है, मेरी उम्र के इस हिस्से में मैं शदीद तकलीफ़ और अज़ियत से देख रहा हूँ कि हमारा जो भरोसा होता है आखिरी जिन इदारों पर हम समझते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाकी सब कुछ करती रहेगी, हम उसकी सियासी मामलात में मुदाखलत के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं जी। और अब वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक पेज पर हैं या धड़े बन चुके हैं या धड़े बंदियाँ हो चुकी हैं। ये क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब ताकत के मराकज़ जो हैं उनमें अगर इख्तलाफ होगा तो फिर ये सूरत हाल जिस तेज़ी से जा रही है वो तो इमरान खान की पेशीन गोइयों के ऐन मुताबिक जा रही है। अल्लाह रहम करे। लेकिन अब रियासत के अगर सतून टकराते हैं, जी जी, तो उससे नुकसान तो रियासत होगा। के अगर सतून टकराते हैं तो फिर टकराव की मलबा जो है दूर दूर तक जाएगा, और ये जाने के लिए सारा इंतज़ाम जो है वो खुद कर रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, अब जिस तरह आपने बताया कि चले पिछले दौर में भी महंगाई हो रही थी, आज तो इमरान खान साहब ने के जलसे में भी करके दिखा दिया जी 3.5 साल में कितनी हुई है, 2 माह में कितनी हुई है। उसमें तो मवाज़े में लग रहा था शायद 3.5 साल में इतनी, कुल मिलाकर इतने सालों में महंगाई नहीं हुई जितनी सिर्फ 2 महीने में हो गई है। अब आवाम जो मौजूदा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, लोग बाकायदा पेट्रोल पंप्स पे रोए भी हैं
पहले लोग परेशान होते थे, गुस्सा भी नज़र आता था जब पेट्रोल महंगा हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि एक हफ़्ते के अंदर अंदर 2 दफ़ा ये हुआ है और ख़बर ये है कि 8 रुपये भी मज़ीद महंगा होगा, या ये बजट में, बजट से पहले या 15 जून से पहले हर सूरत 8 रुपये महंगा करना है। और ये लाजमी इसलिए करेंगे कि अब 60 रुपये जब कर दिया तो 8 रुपये बाकी क्या, चूँकि IMF को जब बनाना है तो ये 8 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ 30 रुपये डीज़ल मज़ीद महंगा करना है, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अब जो लोग अभी से रो रहे हैं, परेशान हैं, तो किस तरह से वो फिर गुजारा करेंगे? अब ये कहा जा रहा है कि जी मुल्क अब इस तूफ़ान से गुजरेगा तो पता लगेगा, लेकिन इस तूफ़ान में क्या कुछ बह जाएगा। अभी कई कारखाने ऐसे हैं, कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि खुदा न खास्ता वो बंद होने की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा होने के बाद बहुत से ऐसे हैं जो उतना अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकेंगे, उससे फिर एक बेरोज़गारी की भी लहर आएगी। कोई आपको प्लान नज़र आ रहा है हुकूमत का, जो अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी 2000 रुपये हम दिया करेंगे, इससे बढ़कर कुछ कर सकेगी हुकूमत, या ये 2000 रुपया आपको लगता है कि लोगों को बचा सकेगा इस तूफ़ान से? ये ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हुकूमत इस मामले में, अगर इसको अपनी अहलियत का एहसास था कि वो कुछ नहीं कर सकेगी, अगर इनको ये एहसास था कि पाकिस्तान को टेक ओवर करने के बाद इनके हाथ से कोई खैर का काम नहीं होना है, तो इन्हें पाकिस्तान को टेक ओवर नहीं करना चाहिए था। मैं फिर ये खुशगुमानी करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने तौर पर एक खुशगुमानी ये होगी कि उन्होंने ये समझा होगा कि जिस तेज़ी से पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और जिस तरह से खान इसको लेकर जा रहा है, इससे शायद हम बचा लाएंगे, लेकिन नहीं, नाकाम साबित हुए, टोटल नाकाम, नाअहल और टोटल जो है नालायक साबित हुए, और इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये क्या तरीक़ाकार है कि जनाब आप जो है एक बंदे को जो किसी ऐवान का मेंबर नहीं है, शायद वो अब इन्होंने कहीं बना लिया है, मुफ्ती इस्माइल साहब को जाकर आगे बिठा देते हैं और कहते हैं कि जी आइए आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। अभी ये पूछ रहे थे कि इमरान खान ने किससे मंजूरी लेने के बाद ये फैसला किया था कि जी हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। भाई तुमने किससे पूछकर कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है? किसी को पता नहीं है। आप उठते हैं और अचानक ऐलान करते हैं। और आपने कल कराची को नहीं देखा है, मैंने कराची चौक हो गया था कल 6-7 बजे के बाद कराची शहर पैरालाइज्ड हो गया और एक जगह जाम होकर रह गया कि तमाम पेट्रोल पंपों पर 1000 गाड़ियां एक पेट्रोल पंप के जो है वो सामने से लेकर लंबी कतारें मीलों तक लगी हुई थी कि शायद वो सस्ता पेट्रोल ले लें, 30 रुपए के इस अजाब से बच जाएं। लेकिन ज़ाहिर लोगों ने वो पेट्रोल भी खपा दिया जो उनके पास मौजूद था। नहीं ले सके लोग, चंद लोग होंगे जो फ़ायदा उठा गए होंगे। लेकिन कल कराची शहर जाम हो गया था कि उन्हें पेट्रोल बम जो है गिरा है, तो उससे शायद बचना चाहते थे, 1 दिन के लिए, 2 दिनों के लिए, लेकिन नहीं बच पाए थे। तो ये है एक सूरत हाल। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के लिए जो पैदल दफ्तर आया करूँ, लेकिन पैदल का सफ़र मुझसे 30-35 किलोमीटर शायद नहीं हो सकेगा, मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये जो है अब नौबत यहाँ तक आ गई है, लोगों को यहाँ तक ये लेकर आए हैं। यानी इन्होंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, ना उन्होंने की थी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई मनसूबाबंदी के बगैर किया। उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को पहले रोके रखा कि हम नहीं जाते IMF में, फिर IMF पे चले गए और ऐसी बर्बादी हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है, हिसाब नहीं है। लगारी साहब, ये भी नाअहल साबित हुए, वो भी नाअहल साबित। लगारी साहब, क्या इमरान खान साहब को इस सबसे फ़ायदा हो रहा है? जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और मुसलसल घी 200 रुपये हमने देखा बढ़ गया, यानी अचानक से एकदम एक ही झटके में। पेट्रोल हमने देख लिया 60 रुपये, अभी मज़ीद बढ़ना है। बिजली की कीमतें बढ़ गई 10 रुपये, अभी शायद खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे और बढ़नी। तो इसका क्या सियासी तौर पर इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है? जिस तरह बुनेर जलसे में वो गए हैं, वहाँ तकरीर कर रहे हैं, लोग तो अब देखेंगे कि वाकई वो 3.5 साल का दौर इस 2 महीने से तो बेहतर लगेगा ना लगारी साहब। तो उनका बयानिया तो फिर लोग समझेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं, और उससे वो जो रजीम चेंज का कहते हैं लोग और ज़्यादा उस तरफ जाएंगे। जब वो परेशान होंगे लोग, तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत तो बढ़ेगी। और फिर ऊपर से हुकूमत कह रही है जी कि वजारत कानून इस वक्त बैठी है कि इमरान खान के खिलाफ ऑप्शंस क्या हैं, गद्दारी का मुकदमा किस तरह बनाया जा सकता है और क्या क्या मुकदमे बनाए जा सकते हैं। तो हुकूमत इस तरफ अब ध्यान दे रही है कि शायद इमरान खान साहब को पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे, तो ये कुछ जलसे जुलूस में नहीं जा सकेंगे। क्या इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा? एक बादशाह ने जो है पुल क्रॉस करने का जुर्म वो लगाया है कि जनाब इतने पैसे भी दोगे, 10 रुपये भी दोगे और साथ में जो है 10 जूते भी खाओगे। तो लोग जो हैं वो बहुत बेजार थे, बहुत तंग थे। तो नए आने वाले ने 20 रुपये भी कर दिए, तो जो है जूते भी 20 कर दिए। तो लोगों ने क्या कहा कि उन्हें बादशाह मेहरबानी करें, जूते मारने वाले ज़रा बढ़ा दें, क्योंकि हमें बहुत देर हो जाती है, हम पहुँच नहीं पाते अपने दफ्तर में। तो इन्होंने जो है वही काम किया है और इन्होंने लोगों के ऊपर
जो है वो बंदे वही हैं, उतने जूते मारने वाले, जूतों की तादाद बढ़ा दी है और साथ में रुपए भी बढ़ा दिए हैं। और अब जाहिर है लोग कहेंगे यार वो वही अच्छा था। पहले तो लोग बगैर कुछ दिए पुल क्रॉस कर जाते थे, लेकिन फिर इनने पिछले वालों ने 10 भी लगाए और फिर कहा 10 जूते भी मारो। तो अब जो है वो 20 हो गए और 20 जूते भी मार रहे हैं, 20 रुपए भी दे रहे हैं। तो अब वो कहते हैं यार उससे तो वो अच्छे थे जिन्होंने 10 जूते मारने थे और 10 रुपए लेने थे। तो ये जाहिर है इसका फायदा तो इमरान खान को हो रहा है। और लोग जाहिर है इमरान खान के दौर तक तो 160 रुपए दे रहे थे, अब 210 रुपए दे रहे हैं। और आप अभी बता रहे हैं कि 220 तक या 218 तक जा रहे हैं या कहीं आगे जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में लोग क्या करेंगे? लोगों के पास तो जीने और मरने के लिए अब तो सिर्फ वो उसकी शिकायत नहीं है वजीर की। अब आपको मैं बता रहा हूँ खुदकुशियाँ होंगी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, सोजियाँ होंगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमले होंगे। लोग जो हैं वो जिस चीज़ को अलामत समझेंगे कि ये चीज़ अलामत है ताकत की या इख्तियार की या हुकूमत की या हुकूमत के, लोग उनके ऊपर उनको बचाना पड़ेगा इदारों को कि किस चीज़ को बचाएं हमें। अच्छा, वो अपने आप को, अपने दफ्तरों को, अपनी गाड़ियों को। जी, मैं ये देख रहा हूँ कि जाहिर है कि अगरचे हम मीडिया में ज़्यादातर देख रहे हैं, मैंने आपको शुरू में अर्ज़ कर दिया, आप भी देख रहे हैं इश्तिहारात, हमने तारीख़ में शायद ही कम देखा होगा, तो वो इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब उनको कुछ तो एहसास है कि इससे हमें मसला खड़ा होगा सियासी तौर पर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं मरीम मोहम्मद साहब, ये बेवकूफ़ी, परले दर्जे की बेवकूफ़ी है, परले दर्जे की जहालत है। लोगों के दिल जल रहे हैं भाई, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 45 साल से अखबार से वाबस्ता रहा हूँ। जी जी, मुझे एक एक अखबार की सर्कुलेशन का पता है। वो मैंने छापा था जो 6,21,000 का एक दिन का रिकॉर्ड बना था, वो मैंने छापा था एक अखबार। अब वो ज़माना नहीं रहा है। अब कराची शहर में अगर कोई कहे कि 1 लाख अखबार सारे उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी सारे मिलाकर 1 लाख छपते तो मैं नहीं मानूंगा। अब अखबार नहीं, अब अगर कोई कहे 50-75 हज़ार छपते मैं नहीं मानूंगा। वो जाएं ABC से अपने झूठे सर्टिफिकेट ले लें। अब बड़े से बड़ा अखबार भी वो नहीं है जिसको हम बड़े से बड़ा अखबार कहते थे, अब तो और है, दूसरी जुबान में है वो। सही, वो नहीं है। हाँ जी, लेकिन इन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इश्तिहार देने का, और उनको कहते हैं इलाकाई अखबार। इस वक्त सबसे ज़्यादा छपने वाला अखबार इलाकाई अखबार है। सही, पाकिस्तान में। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि काविश और पहंजी अखबार जो हैं, ये 2 अखबार ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा छप रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान में सर्कुलेशन का रिकॉर्ड उनके पास है, लेकिन ये इलाकाई अखबार हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है इनको इश्तिहार देने की या कुछ करने की। वैसे भी वो करें ना करें, हम इससे नहीं है। लेकिन वो बड़े अखबार जो समझे जाते थे वो नहीं है भाई। हमें पता है। हुकूमत की स्ट्रेटजी की बात करें तो वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया जी 40% हम काबीना में जो पेट्रोल है उसकी कटौती कर रहे हैं। कुछ इस तरह से वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया। अब पता नहीं कितना काफ़ी होगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो नगमे चल रहे हैं इमरान खान साहब के जलसे में उन पर तशरीहात और तनकीद, इस स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे? ये सोच समझ कर आते हैं? जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब आए, मुसद्दिक मलिक साहब आए, उन्होंने तो चले कहा कि मैं जलसों में इमरान खान के जलसों में एक चीज़ को अच्छा समझता हूँ जो सबसे अच्छी होती है, वो म्यूज़िक होता है। लोग इंटरटेनमेंट होते हैं। ऐसे भूखे प्यासे लोग जिन्हें ज़िंदगी में कोई हमने खुशी नहीं दी है, कोई खुशी नहीं दी है लोगों को। बाकी ना आपके पास सिनेमा बाकी बचा है, ना आपके पास वो, आप समझते हैं कि वो टीवी पर बैठकर ड्रामे देखते हैं जो आप ड्रामे बना रहे हैं। और ड्रामे तो एक खराफात है पाकिस्तान के अंदर। जो भी ड्रामा बनता है उसका मतलब एक इशू लेकर बैठे हुए हैं और उसको मुख्तलिफ तरीके से तोड़ मरोड़ कर आगे चलाते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है भाई, लोगों को खुश होना है, लोगों को नाचना है, डांस करना है, खुश होना है। खुश होने का कोई मौका तो मिलता है। ये इमरान खान के जलसे में जाकर लोग खुश तो होते हैं, इंटरटेन होते हैं। मुझे तो ये सबसे अच्छी बात लगती है कि वो गाने सुनकर लोग इंटरटेन देख रहते हैं। यार ये वो देखो अबरार और राक है, वो देखो अताउल्लाह नियाज़ी है, वो देखो, इन चीज़ों को देख कर लोग खुश होते हैं। हो सकता है कि उन्हें इमरान खान को तकरीर उनको कैसे अच्छी लगती है ना लगती है, लेकिन वो अपने आर्टिस्ट को जाकर देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं और म्यूज़िक सुन लेते हैं। इस बात को भी हम एतराज़ बनाएं, इस पर भी हम कहें कि जनाब ये बड़ी गलत बात है। बे आप अपने कल्चर के भी अगर साथ नहीं चल सकते तो फिर तो आप किसी भी चीज़ के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, अभी तक हुकूमती इक़दामात के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर ब्रेक का वक्त है, बड़ा मुख्तसर। शाहिद खान अब्बासी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब आकर कह देते हैं जी ये ज़रूरी था। कुछ हमें लगता है कि जी वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐलान हो गया है
कि वहाँ भी पेट्रोल की जो कंजम्पशन थी हुकूमती सतह पर उस पर कटौती की जा रही है। सेंटर में भी उम्मीद यही है कि पंजाब में भी ऐलान कर देंगे। जब वालिद साहब ने ऐलान कर दिया तो बेटा वज़ीर आला उसको भी करना चाहिए। इक़दाम तो ये काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम भी कुछ कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर स्ट्रेटजी? नहीं, हमें तो नतायज चाहिए ना, हमें नतायज चाहिए। आपके दिखावे के इक़दाम जितने भी हों, हुकूमत के दिखावे के इक़दाम जितने भी हों, और उसके नतीजे में आप अपने आप को या अखबारों में या इश्तिहार देकर तालियां पिटवा लें, जो भी मर्जिया कर लें, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? जो रिज़ल्ट मुझे नज़र आएगा तो मैं कहूँगा जी हाँ रिज़ल्ट है ये। उसके नतीजे में क्या हुआ? बचत हुई है। उसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिला है। लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा? आप पेट्रोल लेना बंद कर दें, आप कोई वज़ीर पेट्रोल ना ले, कोई वज़ीर तनख्वाह ना ले, कोई वज़ीर घर का रेंट। यार मैं कल भी कर चुका हूँ, परसों भी बात कर चुका हूँ कि ये क्या है भाई? 100 कनाल से ज़्यादा बड़े कमिश्नर हाउस, 80 कनाल के डीसी हाउस, 50 कनाल के एसपी हाउस, डीआईजी हाउस, बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े महल्लात। ऐसा लगता है कि जलालुद्दीन अकबर का दरबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब आलमगीर का दरबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड मिकॉले आया हुआ है। ऐसा लगता है लॉर्ड किर्जन आया हुआ है। ऐसे लगता है कि बड़े बड़े वायसराय आए हुए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन उतरा हुआ है। ये हमारे एसपी, डीसी, हमारे ये एसी, ये जिन्हें बड़े इतने बड़े महलात में, महलात की जो उनको भाई ये कॉलोनियाँ बनाए, यहाँ सब कॉलोनियाँ बनाए, लोगों में बांट दें ये घर, और इनको 120 गज के घर में। बरतानिया का वज़ीर आज़म 120 गज के घर में रहता है। यार आप बड़े बादशाह आदमी हैं, आप अपने कमिश्नरों को, डीसीओं को रखा हुआ है, आपने शाही महलात दिए हुए हैं। खुदा के वास्ते यार आप जाकर देखें पाकिस्तान के कौन से ज़िले में, किस ज़िले में, आप मियांवाली का डीसी हाउस देखें। लगारी साहब जो आप फरमा रहे हैं बड़ा प्रैक्टिकल, जेल खानों से बड़े तो ये बड़ा काबिल अमल मंसूबा। इस पर इमरान खान साहब ने शुरू में बड़ी बात भी की थी, क्योंकि अब तो वो इलाके यानी कमर्शियल एरिया में आगे हुए हैं जिनका आप जिक्र, ये नहीं कहीं कि पहले शहर से बाहर होते थे, ये तो अब कमर्शियली बड़े वायबल हैं। आप ये तो करोड़ों अरबों रुपए नहीं, अरब हार रुपया इसी से इकट्ठा हो सकता है। इसी तरह रेलवे की ज़मीन है जिसमें अरब हार रुपया इकट्ठा हो सकता है। पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं, इससे सब्सिडी दी जा सकती है, गरीब लोगों को राशन के लिए काम किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हंगामी बुनियाद पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत की तवज्जो अभी किस तरफ है, किस तरह से अपने खिलाफ जो वज़रा के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें किस तरह से रिलीफ देने की कोशिश हुई, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ब्रेक के बाद अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले चुकी और आज इस पर समाअत भी हुई कि किस तरह से मुख्तलिफ महकमों में इस हुकूमत के आते ही तबादले हुए, तकर्रियाँ हुई। इसके साथ साथ ECL में जिस तरह नाम निकाले गए इस पर भी सवालात हुए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं और इसको कानूनी दायरे में लाया जाए। जिस तरह से ECL से लोगों के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाल दिए गए, यानी वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन नैब ने इस पर एतराज़ किया था, और इसमें प्रोसेस ये है कि जी नैब की तरफ से बताया जाता है कि जी इस केस में ये शख्स है, ये मुल्ज़िम है, ये मुल्क से जा सकता है, इसका नाम ECL में डाला जाए ताकि मुल्क से ना जा सके। तो नैब को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, नैब से कोई बात नहीं हुई, और हुकूमत ने खुद ही काबीना में फ़ैसला किया गया और ECL से नाम निकाल दिए। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र आ रहा है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि इस तरह से भी काबीना में बैठा है और जिस तरह से मर्जी वो नाम निकाल दें, इदारे को बीच में शामिल किए बगैर। अब लगारी साहब इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स भी हैं कि जी हम एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, इस पर ये देखा जाए। और साथ नैब के चेयरमैन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जस्टिस रिटायर्ड को लगाना चाहती है, नून लीग एक साबिक ब्यूरोक्रेट को लगाना चाहती है, फवाद हसन फवाद का नाम आ रहा है, उसमें भी बहस चल रही है। और ये बात भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी उम्मीद है कि एक ऑनेस्ट आदमी, एक काबिल आदमी, दयानतदार आदमी इस ओहदे पर लगाया जाएगा चेयरमैन नैब के। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये मामलात सुलझ जाएंगे, ख़ासतौर पे इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस पर एक लड़ाई हो रही है, एक जंग हो रही है कि जी किसको लगाना है चेयरमैन नैब? देखिए पाकिस्तान के मजमूई हालात को देख लें, एक इज़्ज़त माब काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट को देख लें। सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है उसकी जुरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान है और पूरा पाकिस्तान उसके दायरे कार में। पूरा पाकिस्तान पर पार्लियामेंट का दायरा कार है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है जो आइन में अमेंडमेंट कर सकता है, जो कानून साजी कर सकता है। अदलिया ने उसकी लीगल हैसियत को या आइनी हैसियत को देखना होता है और अदलिया ने उसकी ताबीर और तशरीह करनी होती है। अदलिया ने बहुत अहम बात की है और ये वैसे भी ख़ासी अहम बात है, और हमारी तीसरी दुनिया में बहुत से ममालिक में
बल्कि वो लगभग 100 ममालिक में जो तीसरी दुनिया में शामिल हैं, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, ऐसे हुक्मरान होते हैं जो पेशियों पर भी जा रहे होते हैं और वजारतों के दफ्तरों में भी बैठे होते हैं। ये पाकिस्तान अकेला नहीं है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके पास बड़ी पार्लियामेंट होती है, उसमें बहुत से क्लीन लोग भी होते हैं जिनको आप लाकर बिठा सकते हैं, और जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो उनको भी आप बिठा सकते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने भी बिठाया, इन्होंने भी बिठाया। आपने देखा था कि आजम सवाती साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था, जो उन्होंने कानून से मावरा इक़दाम किया था। इस तरह के इन लोगों को भी मसाइल दरपेश हैं। अब आपने किसी को बना दिया वज़ीर, फ़र्ज़ करते हैं, मैं कोई ऐसा हकीकी नहीं है, फ़र्ज़ करते हैं किसी को आपने वज़ीर तिजारत बना दिया। अब उसने मुज़ाकरात करने हैं जाकर जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ, उसने मुज़ाकरात करने हैं जाकर चीन के साथ और चीनी ताजरों के साथ, रूसी ताजरों के साथ, ना उसका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में है, तो आप उसको कैसे निकाल कर भेजेंगे जब वो इस सूरत हाल में होगा। अच्छा, अगर वो कन्विक्टेड है तो उसको तो बनना नहीं चाहिए, वो तो ख़त्म, नाइल हो गया ना। अगर वो कन्विक्टेड है तो नाइल हो गया। अगर उसके कन्विक्शन की कोई इम्कान नज़र आ रहा है तो कौन मेरिट का जायज़ा लेगा कि इसके कन्विक्शन का इम्कान है या नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई और सुपीरियर जुडिशरी जो है वो ये फैसला कर सकती है कि इसके इम्कान मौजूद है, इसको सज़ा हो सकती है। अभी हनीफ अब्बासी साहब की मिसाल है। हनीफ अब्बासी साहब के केस में शेख रशीद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ पर चीफ जस्टिस सदर निल्ला साहब ने कहा कि जी इनको नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड शख्स हैं, अगरचे उनकी सज़ा मुअत्तल है, लेकिन बहरहाल उनको जुर्म साबित होने पर सज़ा तो हुई। नहीं, सज़ा हो चुकी तब भी उन्हें ये बाकायदा वो करना चाहिए था। अगर कन्विक्टेड सज़ा तो इमरान अपना जनाब नवाज शरीफ साहब की भी है, बुला लें उनको वापस, उनकी भी सस्पेंड है, उनकी सज़ा जो है। एक और केस में अगर वो सज़ा याफ्ता है। मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं जिन चीज़ों से आपके मसाइल बढ़ने का इजाफा होता है। आपका मसला क्या है कि शेख रशीद को महदूद करें और हनीफ अब्बासी को ले आएँ, एक की जगह पर दूसरे बंदे को जो है आप लाकर पिंडी की बादशाह जो है उसके हवाले कर दें और वो कहे कि जी मैं पिंडी का नुमाइंदा तो मैं हूँ। सर आपको ये करना है, एक अल्टरनेटिव नैरेटिव देना है आपने अपनी तरफ से। चूँकि इमरान खान को एक बंदा मिला हुआ है, वो इस तरह बोलने वाला है और स्पोकन है, उसकी जगह पर वो आ सकता है, हनीफ अब्बासी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें ना सोचें। बहुत से लोग माजी में इस तरह के होते थे आउटस्पोकन, लेकिन बाद में उनके पता चल गए। आप बहुत से, हम ज़ियाउल हक कहा करते थे कि राजा जफरुल हक मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन वो ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो अब अपनी पार्टी की तरफ से अगर वो मेहरबानी हो सेनेट में चले जाए तो जा सकते हैं, मगर कहीं इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते हैं। तो तारीख वक्त गुजर जाता है। सही। तो जिन लोगों के ऊपर संजीदा किस्म के मामलात हैं और बाकी उन लोगों का ज़मीर भी कह रहा है कि ज़मीर तो कोई भी नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम कि ज़मीर क्या चीज़ होती है, मेरे अंदर है कि नहीं है, किसी और के अंदर है कि नहीं है, हम किसी के बारे में नहीं बात कर सकते। मेरिट देखना चाहिए, और मेरिट भी ये कि मैं बस ये कहता हूँ कि अगर कन्विक्टेड नहीं है तो उस वक्त तक तो आप उसको रोक सकते हैं। कन्विक्शन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाज़ कन्विक्शन जो हैं उन पर मैं बजाते खुद उन पर तनकीद कर चुका हूँ और मैं गलत कह चुका हूँ उस कन्विक्शन को। जिस तरह से 43 सेकंड की सज़ा देकर वज़ीर आज़म को हटाया गया था, वो मैं उसको नहीं समझता हूँ कि वो थी, बस हटाना था आपने और कोई ना कोई सज़ा देनी थी। तो आप बर्खास्त अदालत आपको कन्विक्शन की दी जाती है और उसकी बुनियाद पर आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो ये भी ठीक नहीं था। और इस तरह के इक़दाम को हम काबिल तारीफ नहीं समझते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि सियासी लोग जो हैं बाकायदा जराइम में मुलविस हों और उनको कहा जाए कि जी आप बैठे रहें। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एहतियात से काम लिया, 1 हफ्ते की मोहलत दी कि इसको कानूनी दायराकार में आप लेकर आए। जो मैकेनिज्म है, यानी नैब का अगर ये काम है, नैब सिफारिश करता है तो नैब को कम से कम ऑन बोर्ड तो आप ले लें। ये ना लगे कि जनाब काबीना वो फैसले कर रही है जो कानूनी तौर पर नैब के इख्तियार में है। नहीं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि आप कानून साजी कर लें। सही। सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि आप कानूनी शेल्टर दें, आप अम्ब्रेला दें, जिस अम्ब्रेले के नीचे जाकर वो खड़े हों। अगर आपके पास कानूनी छतरी नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अब आप अगर कोई कानूनी छतरी बना सकते हैं तो बनाएं, आप बैठकर एक कानून पास करें, लेकिन वो कानून ये ना हो कि ख़ास तौर पर इस मुकदमे और इस गर्ज की वजह से मैं ये कानून बना रहा हूँ ताकि इससे मुझे बेनिफिट हो जाए। तो इस तरह की कानून साजी नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट को भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए इस सारी सूरत हाल को। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई ऐसा मनसब नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मशवरे देने लगूँ, लेकिन जाहिर है मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाद इक़दामात भी जो हैं वो
चीज़ों को बेहतर करने की बजाय ख़राब कर देते हैं, तो हम उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। सही। आखिरी सवाल ब्रेक से पहले लगारी साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर FIA उन्होंने कहा कि जी उनको पहले ही रोक दिया गया था, उन्होंने लिखकर भी अदालत में दिया कि जी अब बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर आला बन रहे हैं तो आप इस केस में ना पेश हों। तो ये भी एक अजीब बात नहीं है कि उनको उनका हेड ही कह रहा होगा, डायरेक्टर FIA कह रहा होगा, DG FIA के जनाब इस केस में पेश ही नहीं होना क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं, फलां वज़ीर आला बनने लगा है। ये क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए कि जी अभी हट जाओ, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, रुक जाओ। अभी भी हमने देखा फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अच्छा, जिस बंदे ने ये कहा, अब आकर मीडिया के सामने बात कर रहा है, तो उसको चले जाना चाहिए था, उसको नहीं मानना चाहिए था अपने सुपीरियर की बात। मैं कहता हूँ कि आप मेरे सुपीरियर हैं और आप मुझे एक आर्डर करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये आर्डर जो है कानून के मुताबिक नहीं है, तो मुझे तो नहीं मानना चाहिए। मुझे कहना चाहिए उसामा साहब ये कानून के मुताबिक नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और उन्हें जाकर करना चाहिए था। जिसका नाम ले रहे हैं वो सनाउल्लाह अब्बासी का नाम ले रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से मानूंगा इस बात को कि सनाउल्लाह इस तरह की बात कर सकता है। मैं उसको ASP से लेकर IG बनने तक के तमाम मराहल को जानता हूँ। वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ चुका है भाई, वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का आदमी है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी प्रेशर को कबूल कर सकता है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का हो। उन्होंने इमरान खान का प्रेशर नहीं कबूल करना था, उन्होंने जो है वो यहाँ पर सैयद कामिल अली शाह या सैयद अब्दुल्ला शाह का प्रेशर बहुत सी चीज़ों में नहीं कबूल किया था। मुझे मालूम है जिन चीज़ों का, मैं जानता हूँ। तो अब वो डायरेक्ट बात जा रही है सनाउल्लाह अब्बासी के ऊपर, तो वो कहते कि जी मुझे अगर DG FIA हटा भी देगा तो कोई बात नहीं है, मुझे तब्दील कर देगा, मुझे डिसमिस कर देगा या मुझे शोकाज नोटिस दे देगा, लेकिन उन्हें खुद जाना चाहिए था। और ये कि मुझे रोक दिया गया, मैंने नहीं गया, नहीं, उन्हें जाना चाहिए था। और लेकिन ये जो चेयरमैन नैब वाली मैंने बात की थी, आपको क्या लगता है कि कोई ईमानदार शख्स इस 22 करोड़ अवाम में से को मिल जाएगा जिस पर जनाब दोबारा से एग्रीमेंट हो जाए, और ऐसा शख्स जिस पर बाद में जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पहले लगाया था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को, और बाद में कहा जी ये तो बहुत ही ख़राब आदमी है, बहुत कुछ उनको कहा गया, तो अब कोई ईमानदार मिल जाएगा या ये लड़ाई चलती रहेगी? क्योंकि मैंने जिस तरह किया कि एक तरफ पीपल्स पार्टी रिटायर्ड जज साहब हैं, इधर वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट को लगाना है। इमरान खान साहब लाए थे सिकंदर सुल्तान साहब को चेयरमैन अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाए थे, बाद में उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इदारों ने कहा था या मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। और ये बात खुर्शीद शाह साहब ने ये नाम पेश किया था जस्टिस जावेद इकबाल का, और जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में सबसे ज़्यादा खुर्शीद शाह कई साल तक जो है वो जेल में पड़े रहे, और उनके खिलाफ ना तो कोई ऐसा केस इस्टेब्लिश किया, कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और खुर्शीद शाह ने भी जेल भुगती है। और चूँकि वो पता नहीं कहाँ से, वो उन्होंने कहा नहीं है वैसे कि मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट ने ये नाम दिया था कि ये बढ़ाएं। मैं कहता हूँ कि आप देख लें क्राइटेरिया, आपके पास जज साहिबान भी मौजूद हैं, आपके पास जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, और रिटायर्ड जनरल न लें, बेशक आप कोई और ले लें, लेकिन ये कि आप उसकी अगर इंटीग्रिटी होगी, अगर उसका एक इस्तेहकाम होगा उसके किरदार का, तो लोग उसका कबूल कर लेंगे। आप राणा भगवान दास का नाम पता नहीं किसी ने लिया नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम है, या इस तरह के किसी जज का, मैं अभी जो तजवीज़ें आई हैं उनमें एक जज साहब का नाम आया था, और मुझे लगा कि वो एक माकूल नाम हो सकता है। तो बहुत से लोग हैं जिनका बहुत एहतराम करते हैं, जिन्होंने अपने डोमेन से बाहर जाकर नहीं खेला, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया। हम बहुत एहतराम करते हैं जज साहिबान का। जस्टिस वजीहुद्दीन बैठे हुए हैं, जस्टिस वो हैं अपना, वो फौत हो गए सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी, जस्टिस नासिर सलम ज़ाहिद हैं मौजूद, और इस तरह से और कई जज साहिबान हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे रिटायर्ड जज साहिबान हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जनाब इन्होंने सारी ज़िंदगी, हम किसी किरदार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की अहलियत या नाअहलियत, अगर आप नाम ले लेंगे जस्टिस साकिब निसार का तो लोग नहीं मानेंगे, आप जस्टिस गुलजार का नाम लेंगे लोग नहीं मानेंगे। चले, अभी चूँकि पीपल्स पार्टी जज साहब की तरफ है और नून साहब ब्यूरोक्रेट की तरफ है, ये बहस अभी तक चल रही है। अब देखते हैं कि किस तरह के शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जाता है, ये कब तक आपस में ये बहसों बायस से चलता है। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कोई भी IMF के पास नहीं जाना चाहता था। इमरान खान साहब कहते थे इससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ, ये हुकूमत भी बड़ा सोच रही थी कि ना जाएँ, लेकिन अब उसी प्रोग्राम के तहत जा रहे हैं जो इमरान खान साहब ने किया था। तो क्यों ऐसा है, क्या छुटकारा मुमकिन है IMF से? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। हुकूमत ने हालिया ऐलान जितने भी किए हैं महंगाई में इजाफे के, 60 रुपये पेट्रोल का हो,
घी की कीमत में इजाफा हो, बिजली की कीमत में इजाफा हो, अभी बजट में टैक्स में इजाफा करना है, ये सब IMF के लिए है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के लिए, क्योंकि उससे हमें $1 अरब की किस्त मिलनी है जो रुकी हुई है और IMF से मुज़ाकरात हो चुके और उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि जब तक आप इस तरह के इक़दाम नहीं करते, सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करते, टैक्स नहीं बढ़ाते, कोई $1 अरब आपको नहीं मिलने वाला। अब मसला यह है कि सिर्फ $1 अरब से पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, जहां हमारा खसारा 30-40 अरब डॉलर तक हमें पहुंचता नज़र आता है। तो आप सोचिए कि वहां पर $1 अरब क्या होगा। मसला ये है कि इसके बाद दीगर मालियाती इदारे रुक जाते हैं। अगर IMF के प्रोग्राम में अगर आप नहीं हैं तो फिर कोई भी आपको कर्ज देने को तैयार नहीं होता, हत्ता के दोस्त ममालिक भी नहीं, ना सऊदी अरब, ना मुत्तहिदा अरब अमारात और ना ही चीन। अब इसलिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट के मसाइल होते हैं। अभी आपने देखा मूडीज़ इंटरनेशनल जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज़ में से है, रेटिंग एजेंसीज़ में से, जिसको देख कर ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, देखा जाता है कि इस मुल्क के क्या हालात हैं, उसने भी मनफी कर दिया है पाकिस्तान की रेटिंग को। पहले स्टेबल थी और अब मनफी कर दी। इसके साथ साथ और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि आज तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कभी इतना करीब नहीं नज़र आया जितना आज नज़र आ रहा है। अब ऐसे माहौल में और कोई रास्ता नहीं बचता कि कहा जाता है जी IMF के पास आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने तकरीबन 1.5 माह इंतज़ार किया, जिससे और नुकसान हुए, लेकिन आखिरकार अभी IMF की तरफ जा रहे हैं, नज़र आ रहा है। बजट भी उसी हवाले से तैयार होगा उनके अहकामात के मुताबिक। इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। मुस्तहकम पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा। एक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो क्या ज़रूरत है किसी आलमी साम्राज्य के आगे बात, यानी उसकी बात माने और उसके आगे खड़ा ना हो। तो अब IMF को टूल भी समझा जाता है अमेरिका का कि जनाब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। ये सब कहानियाँ हम सुनते हैं, देखते हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें हकीकत भी हैं। लेकिन IMF कोई आपको पिस्तौल रखकर आपकी कनपट्टी पर नहीं कहता कि जनाब आप आएँ हमारे पास, ख़ुद आप जाते हैं। और इमरान खान साहब भी ना चाहते हुए गए थे। उनका बयान बहुत दफ़ा चला कि जी इससे बेहतर हम खुदकुशी कर लें, IMF में कभी नहीं जाऊँगा। इन्होंने भी देर की लेकिन जाना पड़ा। ये हुकूमत भी आप देखिए कि कहते रहे कि जी ये तो बड़ा ही गलत प्रोग्राम है, इसहाक डार साहब कहते रहे नया प्रोग्राम करें, लेकिन आखिरकार मिर्ज़ा इस्माइल साहब उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसीलिए फिर तहरीक इंसाफ कहती है जी फिर हमारे प्रोग्राम में कोई बुराई तो नहीं थी, इसलिए आप वो मान रहे हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है हमें उसी के तहत आगे चलना है। लगारी साहब ये माजरत चाहता हूँ कि इतनी तमहीद मैंने बांध दी। मकसद इसका यह है कि चाहता हर कोई है कि जैसे हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, ये जी आलमी साम्राज्य का एक टूल है, ये करता है, वो करता है, लेकिन जाते सभी हैं। हर हुकूमत जब जा रही होती है तो कुछ ऐसे काम कर जाती है, वोट हासिल करने के लिए आने वाली हुकूमत कहती है जी ख़जाने खाली था, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ा, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अपने पैरों पर हम खड़े नहीं हो सके, ये किसका कसूर है? और क्या वाकई IMF के पास ना जाने की कोई तदबीर है, कोई हल है हमारे पास या नहीं? समझ सवाल आपका बहुत अहम और आपने अच्छा उसको डिटेल से बयान किया है मसले को। बात यह है कि IMF से हमारे बचने का जो रास्ता है उसके आगे में रुकावटें हमने ख़ुद खड़ी की हैं। हमारी, आपको मैं इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ़ से ये कहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे असासे क्या रहे हैं। हमारा असासा दहशत गर्दी रही है। हमारा असासा वो दहशत गर्द रहे हैं जो पूरे मुल्क को उन्होंने पैरालाइज्ड कर रखा था, और उसके ख़िलाफ़ 2 बड़े ऑपरेशन अगर ना होते तो आज हम अब भी उनके जो जनरल बाजवा ने किया रद्दुल फसाद, और उससे पहले जनरल राहिल शरीफ ने किया था ऑपरेशन ज़रब अज़ब, अगर ये ना होते तो आज भी हम दहशत गर्दी की लपेट में थे। लेकिन माजी की हुकूमतों ने, माजी की अस्करी शख्सियात ने भी परवान चढ़ाया था ऐसे लोगों को, ऐसी क़ुव्वतों को जो उनके लिए आला कार के तौर पर काम करें और उनके मफादात के लिए करें। फिर ये मफादात जब टकरा जाते हैं, IMF आपको क्या चाहता है? IMF चाहता है कि मैशत आपकी चले ना, वो चाहता है कि आपके फिस्कल पॉलिसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को वो कंट्रोल करे, और करता है। उसके बंदे आकर बैठ जाते हैं। इस वक्त आपके फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है तो वो वही बंदे होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं वही IMF खुद भेजता है। हमारे पास पिछले 50-60 साल से ये सूरत हाल चल रही है। वो हकीकी तरक्की की राह में रुकावट बनता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, आपके पास बिजली का बहरान है, आपके पास जो है वो आप नया फैक्ट्री लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे? उसके पास तो अच्छा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो कैसे आएगी? वो पता है ना
कि भाई यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जो चलने नहीं देगी, फिर बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, मंडी से हम माल मंडी कैसे ले जाएंगे, ये सारी सूरत हाल है। आप चलें हम मेरे साथ जो एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन है कराची का, वहाँ तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वहाँ पर तो आपके सड़क पर आप आएंगे तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। यहाँ पर जितनी सड़कें बनाई हैं आपने वो तो इस काबिल नहीं है। कराची से हैदराबाद तक की मोटरवे बनाई गई भाई, एक सुपर हाईवे थी उसके अंदर कोई एक्सटेंशन किया गया, अरबों रुपए आपने खरबों रुपए खर्च कर दिए, वो तो जाकर देखें ना, उस पर नहीं चल सकती अब मैं, इसकी उम्र बाकी 2 साल भी नहीं रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। वो आपको ऐसी तरक्की के लिए पैसे देगा जो तरक्की आपके किसी काम ना आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको बिजली का बहरान हल करने के लिए इमदाद नहीं करेगा, वो ऐसे मुल्कों की मदद करता है। मसलन जनूबी कोरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए, इसलिए कि शुमाली कोरिया को कन्फ्रंट करना है जी। और मलेशिया को तरक्की देनी चाहिए क्योंकि इंडोनेशिया को कन्फ्रंट करना है, और सिंगापुर को तरक्की देनी चाहिए इसलिए कि वो लाओस को, कंबोडिया को, वियतनाम को कन्फ्रंट करता है। और जो है वो जो चीन के साथ एक छोटा सा जजीरा है चीनी, उसको इसलिए बड़ी सुपर यानी उसका बजट, ताइवान का बजट जो है वो उससे ज़्यादा होता था, इंडिया के बजट से उसका डिफेंस बजट कई गुना ज़्यादा होता था, उसका डिफेंस बजट इतना छोटा सा जजीरा जो है उसका, इसलिए कि चीन से कन्फ्रंट करना है। तो ये सारी सूरत हाल पैदा करने के बाद, और हमें हमारी जो बड़ी ताकतवर जो हमारे लोग हैं उनको इसलिए किया गया कि उन्हें सोवियत यूनियन से कन्फ्रंट करना था, और हमें हमारे लोगों की जेबें भरी गई, पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया गया। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पाकिस्तान के पास लोगों को, इन्वेस्टर को बुलाने के लिए दावतनामे नहीं है भाई, वो नहीं बुला सकते हैं। आपके पास इन्वेस्ट नहीं आएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके पास फैक्ट्री नहीं लगेंगी, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे आप, क्या करेंगे? एक ज़माने में आपके पास राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, आप चावल पैदा करते थे। एक ज़माने में कॉटन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, आप कॉटन पैदा करते थे। अब बांग्लादेश जो है, मैंने यूरोप में गया हूँ, कई मुल्कों में गया हूँ जी, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। पाकिस्तान को हम देखने को तरस जाते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना, हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं। ये ना गिने कि मैं गिनूँ कि ये 3 साल 3.5 साल के इमरान खान, इनकी पॉलिसी गलत थी, या मैं कहूँ कि उससे पहले 5 साल नवाज शरीफ के थे, या उससे पहले जरदारी साहब के थे। भाई हमारी पॉलिसियाँ पिछले 40-45 साल से गलत हैं। अब हम नहीं बनना चाहिए था, हमें फ्रंट लाइन स्टेट, जो आज कह रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब, हमें फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनना चाहिए था। हमें अमेरिकी मफादात के लिए जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी, हमें दूसरों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं चाहिए था कि हम उनके लिए जो है वो अपना सहूलतें फराहम करते रहें, सहूलतकार बने रहें। और कई लोगों ने अपनी जेबें भरी, उनके बच्चे जो हैं वो खरबों में खेलते हैं। अब हम किसका नाम ले सकते हैं जी? किसका हम नाम लेकर कहेंगे फैक्ट है, आप सही फरमा रहे हैं। ये अब ख्याल आ रहा है, अब ये एक्सपर्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं जी इस तरह डॉलर्स हमारे पास आ जाते थे जंग लड़ने के लिए और उस पर हम चलते रहते थे, अपना कुछ नहीं बनाया। आज ये बात हो रही है कि जी इतना तेल हम बाहर से, खाने पीने का तेल जो खरीद रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसी फजा है कि हम यहाँ पर कैनोला उगा लें तो होगा। लगारी साहब आखिरी सवाल ये है कि टाइम खत्म हो रहा है। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसामा, मैं गया था 15 साल पहले ईरान में। ईरान तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ईरान में तेल की राशनिंग होती थी, एक गाड़ी को 3 लीटर पेट्रोल एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलता था। हम नवाब साहब हैं, हम पेट्रोल पैदा नहीं करते, हमारे पास वो डीजल पैदा नहीं करते, हम जो है मिट्टी का तेल पैदा नहीं करते, हम बाहर से मंगवाते हैं। और हम जो है वो, मैं टैंकी भरवा लूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है कि भाई टैंकी भरवा कर तू क्या करेगा, कहाँ जाना है तुझे, कोई पूछा। हम कोई राशन ही नहीं करते, हमारे पास 3 दिन का भी पेट्रोल नहीं होता है, हमारे पास कहते हैं जी आखिरी हफ्ते का पेट्रोल चल रहा है, और उसके बावजूद हम शाही खर्चे कर रहे हैं। इसीलिए लगारी साहब, इसीलिए बात हो रही है कि जी कोई मिसाल चाहिए कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर ना मलबा डाले कि जिनकी वजह से हालात ख़राब हैं, कोई भी हुकूमत हो, कम से कम सब मिल बैठ कर एक फ़ैसला करें कि जी मईशत को इन बुनियादों पर हमने आगे लेकर चलना है, जहाँ हम खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें, हमारी एक्सपोर्ट्स बड़ी हों, हमें बाहर से चीज़ें ना ख़रीदनी पड़ें। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।